तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल इन द न्यूरोनल पूल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पड़े हों, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पड़े हों, उनका एक न्यूरोनल पूल बन जाता है। न्यूरॉन पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास बहुत ज़्यादा थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ न्यूरोनल पूल्स होते हैं और कई जगह पे ऐसी हैं कि हमारे पास वहाँ बहुत ज़्यादा कम जिनसे होते हैं ना न्यूरॉन्स के पूल्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक सिंगल लार्ज न्यूरोनल पूल कंसीडर किया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, बल्कि जो बाकी जो हमारे पास रह जाते हैं जैसे डोर्सल ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें एक लॉन्ग न्यूरोनल पूल होता है। ये गैंग्लिया वगैरह में हमारे पास छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे थैलेमस सेरिब्रम वगैरह में। अभी हम लोग देखते हैं रिलेइंग ऑफ सिग्नल्स थ्रू द न्यूरोनल पूल्स में। ये कैसे होता है हमारे पास, ये देखिए पढ़े हुए हैं न्यूरॉन्स वगैरह, इनको इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं या इनके जो फाइबर्स इनको एक्साइट या जो इनको इनहिबिट करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल देखा जाए ना, तो हमारे पास क्या होता है 7 to 8। ठीक है, 7 to 8 अगर इसको हमारे पास फाइबर्स मिल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एक्साइट होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो ये सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल है, तो मतलब इसकी एक्साइटेशन हो रही है। अगर इससे कम है तो मतलब इसकी एक्साइटेशन नहीं हो रही है, सब थ्रेशोल्ड है। अब ये देखिए हमारे पास जो पहले वाला है ना, पहले वाले का क्या है, अगर इसको देखें ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये हमारे पास न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले वाले को कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहे हैं, मोर देन अबव 7 to 8। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक्साइट होगा और ये सुप्रा थ्रेशोल्ड है। सुप्रा थ्रेशोल्ड ये एक्साइट हो रहा है। अभी पहले वाला अगर दूसरे न्यूरॉन को देखिए कितने दे रहा है, ये कितने दे रहे हैं सिर्फ 1 and 2, और ये जो 2 हैं ये नीचे वाला 2 से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना हमारे पास ये बिलो है 7 8 से, तो ये सब थ्रेशोल्ड है। और इसको क्या कहेंगे कि इसको बाकी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, बाकी भी इसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको कहते हैं फिर या तो फैसिलिटेटेड थ्रेशोल्ड या तो हमारे पास सब थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये देखें इधर इसको 1 से मिले 1 2 3 और बाकी नीचे से आए 4 5 6, तो ये भी हमारे पास सब थ्रेशोल्ड। और ये इसको कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको तो बहुत ज़्यादा मतलब 7 8 से अबव है, तो ये भी हमारे पास एक्साइटेटरी या तो सुपरा थ्रेशोल्ड आता होता है। इसमें हमारे पास यही बात लिखी हुई है और ये हमने कंप्लीट कर लिया पेज। अगर अभी इसकी सिंपलेस्ट डायग्राम देखी जाए तो उन्होंने हमें बताया कि देखें जो सर्कुलर एरिया ना, यहाँ पे हमें जो न्यूरॉन्स सब दे रहे हैं, फाइबर्स दे रहे हैं, ये इनपुट फाइबर्स हमें मिल रही हैं, तो इनमें कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास ज़्यादा है ना, तो मतलब है कि इनको डिस्चार्ज जोन कहते हैं इस लेवल को। ठीक है, या तो एक्साइटेटेड जोन, लिमिनल जोन, तो इसको हमारे पास देखो कितने ज़्यादा जो उनसे है ना फाइबर्स आके डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास डिस्चार्ज जोन। और ये देखें बाकी जो है साइड्स पे, इसमें हमारे पास सिर्फ एक एक दो दो है, तो इसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड जोन। ये देखिए टू ईच साइड न्यूरॉन्स आर फैसिलिटेटेड बट नॉट एक्साइटेटेड। डिस्चार्ज जोन है ये एक्साइट होगा, ये एक्साइट नहीं होता, ये सब थ्रेशोल्ड है, तो ये सबलिमिनल जोन और फैसिलिटेटेड जोन इसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी इसमें आता है डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल्स और एक है हमारे पास कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का हमारे पास मतलब क्या होता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे करके डाइवर्ट कर रही है। ठीक है, और कन्वर्जेंस का मतलब है कि ऊपर से ऐसे आ रही है तो सारी एक जगह पे कन्वर्ज हो गई हैं। ठीक है, अब डाइवर्जेंस का हमारे लिए क्या है, ये जो फिनोमेना है इसका न्यूरोनल पूल्स के थ्रू, इस फिनोमेना में क्या होता है कि वीक सिग्नल्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। कोई एक वीक सिग्नल है हमारे पास, उसने आके दूसरे न्यूरॉन्स को इसको तीनों को अपने सिग्नल्स दे दिए, उन्होंने आगे अपने तीन दोस्तों को दे दिए, इसने आगे अपने 3 दोस्तों को, इस तरह करके ये हमारे पास डिस्चार्ज होता है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं इस तरह करके। ये देखें ये डाइवर्जेंस है सेम ट्रैक में, कि एक इनकी सीक्वेंस जा रही है किसी सेम ट्रैक में जा रहे हैं। डाइवर्जेंस तो होगी जो हमारे पास एक्साइट करते हैं नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स को और लीव कर देते हैं पूल को। ये एक पूल था उसको लीव करके एक्साइट करे जा रहे हैं अगले से अगले न्यूरॉन को, डाइवर्ज होते जा रहे हैं। फिर इसमें 2 टाइप्स हैं, एक सेम ट्रैक वाला जो मैंने बता दिया, उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे इन इट्स कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है मल्टीपल ट्रैक्स के, डाइवर्जेंस इनटू द मल्टीपल ट्रैक। इसमें हमारे पास ये देखें अगर एक आ रहा है तो इसने सिर्फ एक को नहीं किया, इसने साथ वाले को भी किया। एक इस पाथवे पे चल पड़ा, दूसरा दूसरे पाथवे पे, इसने आके इसको भी किया, इसको भी, एक इस पाथवे पे है तो दूसरा उस पाथवे पे, इसलिए इसके मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, अपने मल्टीपल वेज में जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम है, उसमें हमारे पास होता है लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द थैलेमस। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमने ट्रैक्स पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास फाइबर्स हैं जब नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रहे होते हैं, तो ऊपर थैलेमस में तो उन्होंने जाना है कॉर्टेक्स तक। ठीक है, दरमियान में रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, अपने कुछ फाइबर्स उधर देते हुए जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसके एग्जांपल में आ जाते हैं ये। अब हमारे पास है कन्वर्जेंस पूल। कन्वर्जेंस क्या होते हैं, सिग्नल्स एक सोर्स नहीं है, मतलब ये सोर्स से ज़्यादा सारे फाइबर्स आ रहे हैं पर एक न्यूरॉन्स को आके एक्साइट कर रहे हैं या उसको हमारे पास सिग्नल्स दे रहे हैं, हमारे पास होता है कन्वर्जेंस। अब हमारे पास क्या होता है कन्वर्जेंस, या तो सिंगल सोर्स हैं या तो इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। सिंगल सोर्स से हम लोग देखें ना
तो जैसे ही हमारे पास ये वाला आ रहा है सिंगल सोर्स में, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़े थे समेशन की एग्जांपल, उसमें एक स्पेशल थी और एक टेम्पोरल थी। जो स्पेशल वाली थी ना, वो न्यूरॉन ऐसे पड़ी थी, उसको 3 जगह से आके न्यूरॉन्स ने एक्साइट किया था, तो उसको ज़्यादा एक्साइटेशन मिल रही थी। पर जो टेम्पोरल वाली थी ना, टेम्पोरल वाली को एक ने ही बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज दे दिया था, बहुत ज़्यादा उसी को इम्पल्सेस मिल गई थी। इसलिए इसकी एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है कि स्पेशल समेशन और कन्वर्जेंस ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, या तो इनिवेटरी हो सकते हैं या तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं। इस चीज़ का हमें पता है, हम आगे पढ़ते हैं। और ये हमारे पास हो जाता है इसके एग्जांपल में पेरिफेरल नर्व फाइबर्स जब स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, या तो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इस तरह करके डाइवर्ट होते हैं या कन्वर्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास दूसरा है कि न्यूरोनल सर्किट्स विद बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी साइकिल्स। ये कैसे, देखो हमारे पास एक इनपुट फाइबर आ रहा है, उसने आके एक को तो एक्साइट किया है, तो दूसरी को आके क्या करे, दूसरे को अपनी एक्साइटेशन दे जाता है, तो वहाँ आगे इनहिबिटरी सिनेप्स पड़ा होता है, तो वहाँ जाके इनहिबिट हो जाता है। इसके एग्जांपल में जब हम अपनी टांग को उठाते हैं तो हमारे जो सामने वाले मसल्स होते हैं उन्होंने तो क्या करना है कि अगर एक्साइट करना है तो वो क्या करते हैं, पीछे वाले मसल्स को इनहिबिट कर देते हैं कि वो उनकी टांग को ऊपर उठने में रोके ना। हम यहाँ से पढ़ते हैं, ज़्यादा इसी समझ जाएगा कि कॉज ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ लेग, ये हमारे पास है। इनहिबिटरी सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू और इनहिबिट कर देते हैं बैक ऑफ द मसल्स को, कि अगर हमने सामने को टांग उठानी है ना तो पीछे वाले मसल्स को इनहिबिट कर देंगे कि टांग को पीछे की तरफ को ना खींचे। ये हमारे पास होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, एक तरफ अगर हमारे पास फ्रंट पे एक्साइटेशन हो रही है तो पीछे वाले इनहिबिट खुद ही हो जाएंगे, या उनको दूसरे यही वाले सिग्नल्स उनको इनहिबिट कर देंगे कि हमें रोके ना फ्रंट पे जाने से। ये हमारे पास है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसमें हमारे पास कौन से मसल्स के एग्जांपल है, एंटागोनिस्ट मसल्स। अब हमारे पास है अगला आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज में कैसे कि हमारे पास ये कोई सेल बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास दूसरा डेंड्राइट आके इसे सिग्नल दे रहा है। ठीक है, इसे सिग्नल दिया है, इसमें हमारे पास एक्शन, इसने आगे जाके इसको एक्साइट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल ने न्यूरॉन्स को जाके अपना एक्शन पोटेंशियल दिया, ये सारा एक्साइट होता गया। इतनी ज़्यादा एक्साइटेशन होती है कि बहुत ज़्यादा ये जो से ना एक्साइट हो जाते हैं। तो अगर अभी ये एक्साइटेशन अपनी इंक्रीज़ करते रहेंगे, इसकी एक्साइटेशन बढ़ती जाएगी, बेशक हम लोग पीछे से इनपुट सिग्नल तोड़ दें, इनपुट सिग्नल ना देना तो तब भी अगलों से अगलों को एक्साइट करते जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें हमारे पास क्या वजह होती है कि या तो हमने जो पीछे से इनपुट सिग्नल दिया था वो लॉन्ग एक्टिंग सिनेप्टिक ट्रांसमीटर था, ऐसा ट्रांसमीटर था जो लॉन्ग एक्टिंग था, कि बहुत ज़्यादा उसने एक्ट करता रहना था, कि या तो दूसरा हमारे पास हो सकता है रिवर्बरेटरी साइकिल। अब यहाँ से देखें ना तो एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, उसने एक को साइनेप्स किया है, तो उसने जाके दोबारा से पिछले वाले को एक्साइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर नहीं रुका, ये दोबारा होता गया, बेशक हम इनपुट पीछे से बंद कर देते। इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स और देखेंगे, इनपुट सिग्नल आया, इसने एक को एक्साइट किया, उसने आगे को एक्साइट किया, उसने आगे एक्साइट किया, इसने आगे फिर किसी और साइनेप्स बना के तो किसी और को एक्साइट किया, उसने और एक्साइट किया और एक्साइट किया। ये थोड़ा कम्प्लेक्स, ये उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स, ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है हमारे पास। ये कैसे है, ये पॉजिटिव फीडबैक का साइकिल भी इसे कहा जाता है, रिवर्बरेटरी ऑसिलेटरी साइकिल्स को, कि हमारे पास क्या करवाता है, प्रोलॉन्गेशन करवाते हैं सिग्नल्स की। एक इनपुट आया हमारे पास, इसने अगलों को एक्साइट किया, इसने हमें आउटपुट तो दे दिया, फिर इसने और अगलों को एक्साइट किया, इसको दोबारा से एक्साइट, अब ये साइकिल चलता जा रहा है, पॉजिटिव साइकिल उसे मिलता जा रहा है कि वो दोबारा से उसे इंक्रीज़ करवाता जा रहा है। बेशक इनपुट सिग्नल्स तोड़ दें तो भी हमारे पास ये सारे इनपुट सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं, हमारे पास होता है रिवर्बरेटरी साइकिल। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ये सालों साल साइकिल चलता रहेगा, ये कभी रुक ही नहीं सकता है। इसकी भी एक लिमिट होती है ना, कि अगर वो अपने पूरे उस पर पहुँच जाएगा क्रिटिकल कंडीशन पे तो क्या होता है। अब पहले हम देखें ना कि अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल मिल रहा है वो हमारे पास सिर्फ विद इन 1 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता होता है, पर जो आउटपुट होता है ना वो हमारे पास बहुत मतलब या तो मिली सेकेंड्स या तो मिनट्स तक वो आउटपुट चलता रहता है, पर एक क्रिटिकल कंडीशन पर जाके वो स्टॉप हो जाता है। वो क्रिटिकल कंडीशन हमारे पास किस वजह से होती है, या तो फटीग की वजह से। अब फटीग हमारे पास किस वजह से होती है या ये क्या करवा सकती है, कि हमने पढ़ा था कि ये प्री सिनेप्टिक फाइबर्स अगर हमारे पास बेशक कोई एक्साइटेटरी आ रहे थे तो पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास ये कब फिटीग होगी, कि जब हमारे पास ये बहुत थक जाती है, या तो ये आइन चैनल्स को ब्लॉक कर देगी, सीक्वेंस वाइज देखते हैं, या तो ये हमारे पास वेजिकल्स को ट्रांसमिट नहीं करेगी, या तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स ही ऐसे रिलीज़ करेगी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, या तो इनहिबिटरी हो जाएंगे, या तो ये चैनल्स को बंद कर देगी, या एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करेंगे। इस तरह हमारे पास ये फिटीग एक्ट कर सकती है और इस साइकिल को स्टॉप करवा सकती है। अब इसमें हमारे पास आता है कि कंटिन्यूअल सिग्नल्स आउटपुट फ्रॉम द सम न्यूरोनल सर्किट्स। अभी हमारे पास क्या इसमें 2 है, कि या तो हमारे पास न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है ना कम हो जाता है। थ्रेशोल्ड लेवल कम होगा तो हमारे पास क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे इम्पल्सिस को एक्साइट कर सकेगा। वो जितनी ज़्यादा एक्साइट होती रहेंगी खुद ब खुद, तो हमारे पास क्या होता है कि वो आगे से आगे इम्पल्स भेजता जाता है, जितनी वो इम्पल्सिस भेजता जाएगा वो एक्साइट होता जाएगा। हमारे पास क्या होता है, रिवर्बरेटरी साइकिल चलना शुरू हो जाता है। साइकिल चलता रहता है कि हमारे पास न्यूरोनल सर्किट जो है ना
ये हमारे पास इंक्रीज़ होता जाता है, एक्साइटेबिलिटी उसकी होती जाती है, खुद ब खुद वो होता जा रहा है, इसमें फटीग नहीं होगी, ठीक है, रिवर्बरेटरी आ गई है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे देखें, अगर हमारे पास कोई एक था, अगर वो बहुत मैक्सिमम पहले ही वो इतना एक्साइट था और पीछे से कोई और इनपुट सिग्नल मिल गया, वो और एक्साइट हो गया, ठीक है, इसमें हमने ये देख लिया। दूसरा हमारे पास होता है रिदमिकल सिग्नल आउटपुट के, हमारे पास ये भी जो सिग्नल्स होते हैं ना, एक रिदम में जा रहे होते हैं। रिदम हमने कहाँ पे एक पढ़ी हुई थी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमने पढ़ी थी रेस्पिरेटरी साइकिल में मेडुला में, कि हमारे पास कैसे रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन इस तरह करके हमारे पास साइकिल बनता है, फिर स्टॉप हो जाता है। ये कैसे जब हम लोग देखते थे ना, ये उसी तरह हमारे पास ये भी एक रिदम में चल रही होती है, ठीक है, इसकी भी एक रिदमिकल डिस्चार्ज हो रही होती है हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स की। अब लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इंस्टेबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूरोनल सर्किट्स। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे एक न्यूरॉन एक्साइट हुआ, उसने दूसरे न्यूरॉन्स को एक्साइट किया, उसने अगले को एक्साइट किया, आगे एक्साइट किया, आगे एक्साइट किया, उसने आके दोबारा से उसको एक्साइट कर दिया। अब अगर वो दोबारा से एक्साइट हो गया तो मतलब उसने आगे फिर एक्साइट एक्साइट एक्साइट, ये तो एक्साइटेशन होती रहेगी। और अब जब ये रुकेगी नहीं तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमें एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं, या तो हमारे ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के हमें ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब हमारे पास एक्साइटेशन रुक ही नहीं रही। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास 2 फिनोमेना होते हैं जो हम पीछे से काफ़ी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। या तो हमारे पास फिटीग हो जाती है, फिटीग हमारे पास वही कि हमारे पास या तो आइन चैनल स्टॉप हो जाएंगे, या तो वेसिकल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकेगा, या तो रिसेप्टर्स को प्रॉब्लम हो जाएगा जो मेम्ब्रेन पे पड़े होते हैं, या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास इसके 4 प्रॉब्लम्स हैं फिटीग के, हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा, या तो इनिबिटरी सर्किट्स होते हैं। इनिबिटरी सर्किट्स हमारे पास कैसे होते हैं कि इनिबिटरी सर्किट है, जैसे हमारे पास कोई एक इम्पल्स आई है, ठीक है, वो एक्साइटेटरी इम्पल्स ही बेशक थी, उसने आगे जाके किसी दूसरे को एक्साइट किया, ठीक है, उसके 2 फाइबर्स हैं, एक उसका एक्साइटेटरी एंड है, दूसरा उसका इनिबिटरी एंड है। एक्साइट कर लिया उसने, उस मसल को जितना करवाना है तो उसने एक्साइट होना तो उसने कर लिया। ओवर एक्साइटेशन से पहले इस वाली इनिबिटरी को पता लग जाता है कि अच्छा मेरा इसका काम हो गया एक्साइट होने का, अब मैंने क्या करना है, जाके इस वाली सिग्नल्स को वो कर देना है, इनहिबिट कर देना है कि ये और ज़्यादा एक्साइट ना करें। ये हमारे पास था फिर इनिबिटरी सर्किट। उसमें हमारे पास ये होता है प्रिवेंट द एक्सेसिव स्प्रेड ऑफ द सिग्नल, जिसको बचा लेते हैं। इस साइड के जो हमारे टाइप के इनिबिटरी सर्किट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बेजल गैंग्लिया में, ठीक है। हमारे पास कैसे होता है कि इम्पल्स आता है, वो आगे जाके किसी मसल को या किसी भी चीज़ को जो उसने एक्साइट करवाना है तो वो अपना काम कर लेता है, उसका जो इनिबिटरी एंड था वो फिर जाके उसको इनहिबिट कर देता है कि बस अब हमारा काम खत्म हो गया, हमने आगे नहीं करना। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि ये सिनेप्टिक फिटीग, ठीक है। ये हमारे पास फिटीग का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि जब हमारे पास इसके 2 होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होती है और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म हमारे पास क्या होती है कि जब हमारा मसल ओवर एक्टिव होता है ना, या तो मसल बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो उसकी फिटीग जल्दी हो जाती है, और जो मसल हमारे पास लेस एक्टिव होता है उसकी फिटीग जल्दी नहीं होती। इसमें बस इतना सा था। और लॉन्ग टर्म में हमारे पास बताते हैं कि या तो हमारे पास जो रिसेप्टर चेंज कर देता है रिसेप्टर की प्रोटीन्स को, या तो हमारे पास जीन को डिफॉर्म कर देता है, या तो हमारे पास रिसेप्टर मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी को चेंज कर देता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होती है कि उसको या तो अप रेगुलेट कर देगा या तो डाउन रेगुलेट कर देगा, कि या तो उसकी एक्साइटेशन करवा देगा या तो इनहिबिशन करवा देगा। इसमें हमारे पास सिर्फ इतनी बात थी।